हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है वर्ण समाज एवं उपनिवेशवाद। तो हम लोग इस चैप्टर के लघुतरीय प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी चैप्टर के अति लघुतरीय और लघुतरीय, ठीक है, वो हमने आपका अपलोड कर दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहां से आप लोग देख सकते हैं बाकी चैप्टर्स का, यानी चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक का। तो आज की इस वीडियो में जितने भी इसके लघुतरीय प्रश्न है उनको हम लोग कवर करने वाले हैं। सभी चैप्टर के लघुतरीय आपको एक साथ मिलेंगे, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा। चैनल पे यदि नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं अपने क्वेश्चंस को और उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि भारतीय वन अधिनियम जो था वो पारित करने का उद्देश्य क्या था। तो सबसे पहले जानेंगे कि भारतीय वन अधिनियम पारित कब किया गया था। तो देखिए हमने उत्तर में लिखा है कि जो भारतीय वन अधिनियम है वो 1865 में पारित किया गया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बात बताइए कि जो भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित किया गया वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा उस व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा कि भारतीय वन अधिनियम 1865 में पारित किया गया और उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो आदिवासी पेड़ों की कटाई कर रहे थे या अपने जीवन जीने के लिए लकड़ी का जो इस्तेमाल कर रहे थे उस पर रोक लगाना था और जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित रखना था। इन सभी वजहों से भारतीय वन अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, यानी लकड़ी का समुचित उपयोग कंपनी कर सके। कंपनी कहने का मतलब अंग्रेजी सरकार कर सके। ठीक है, कंपनी कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंग्रेजी सरकार। तो ध्यान रखना आप लोग इस चीज को। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि दिकु किन्हें कहा जाता था, उन लोगों ने जनजातीय जीवन को कैसे प्रभावित किया। तो देखिए दिकु उन लोगों को आदिवासियों के द्वारा कहा गया है जो घुसपैठ करते हैं या उनके क्षेत्र में न्यू एंट्री करते हैं या बाहरी लोगों को या गैर आदिवासी को, इन सभी चीजों को वो आदिवासी लोग जो हैं वो उन्हें दिकु कहते थे। ठीक है, तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि जंगलों में बाहरी लोगों या गैर आदिवासियों के प्रवेश को दिकु कहा जाता है। दिकुओं के द्वारा जनजातियों के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन अनेक तरीके से प्रभावित हुए, जैसे कि झूम खेती पर रोक लगा करके, वनों की लकड़ी काटने पर, यहाँ लिख लेंगे, वनों की लकड़ी काटने पर रोक लगा करके। तो इन सब चीजों से जो जनजातीय जीवन था वो प्रभावित हुआ है। खास करके आप देखेंगे जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो जो आदिवासी लोग थे उनको खेती करने के लिए जो वन की सफाई करते थे उन पे उन्हें टैक्स लाद दिया जाता था, उन पे टैक्स कर दिया जाता था। इस वजह से वे झूम खेती नहीं कर पा रहे थे। उनको पेड़ से लकड़ी जो काट रहे थे वन से, उन पर भी उनको क्या करा दिया गया, रोक लगा दिया गया भारतीय वन अधिनियम के द्वारा। तो इन सब वजह से उनके जो धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन था वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था जब ये घुसपैठ हुआ था। तो ठीक है, आगे चल के आप पढ़ेंगे इस ईसाई मिशनरियां जो एंट्री करती हैं जब इनके क्षेत्रों में, तो आपस में मतभेद कर देती है, एक दूसरे से घृणा करने की स्थिति तक पैदा कर देती है। ठीक है, इन सभी वजह से जो आदिवासी लोग थे इनके आपस में टकराव होने स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर आगे चल के लोग संभलते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। कहता है कि ईसाई जो मिशनरियां था वो आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा ईसाई मिशनरियों का। तो चलिए देखते हैं इसका। उत्तर में हमने लिखा है कि ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा देने और लोगों को सभ्य बनाने के उद्देश्य से घुसपैठ किया था। घुसपैठ का मतलब, देखो घुसपैठ का मतलब यहाँ पे क्या होगा, घुसपैठ का मतलब होता है कि इसका जो तरीका था वो अच्छा तरीका नहीं था, एक गैर तरीके से इसके अंदर प्रवेश पाया था। कौन, आदिवासी लोगों के क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियां। ठीक है, ये ईसाई जो मिशनरियां था ये आदिवासी क्षेत्रों में धर्म एवं संस्कृति की आलोचना करता था। और किस लिए प्रवेश किया था, तो ये शिक्षा देने और लोगों को सभ्य बनाने के उद्देश्य से। ठीक है, ये उनकी जो धर्म था आदिवासी लोग का उसकी ये आलोचना करना स्टार्ट कर देता है और उसके बाद जो इस आदिवासी लोग थे उनका धर्म को परिवर्तन कर देता है। और बहुत से लोग, यानी बहुत बहुत बड़ी संख्या में जो आदिवासी लोग थे ईसाई धर्म को भी अपना लेते हैं और अपनी स्थिति में सुधार कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस शिक्षा पाने के कारण उनकी स्थिति में तो सुधार हो जाता है,
परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन वे अपने अन्य भाइयों से घृणा करने लग जाते हैं। यानी कहने का मतलब, जब एक व्यक्ति में गुण आ गया और एक व्यक्ति में गुण नहीं है, तो जो व्यक्ति में गुण आ गया वो दूसरे व्यक्ति से क्या करना स्टार्ट कर दिया, तो घृणा करना स्टार्ट कर दिया। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, खास करके आदिवासी के क्षेत्रों में। ठीक है, और यही चीज उन्होंने अपने अंदर देखा, और इस प्रकार से आदिवासियों के जो सामाजिक जीवन था और धार्मिक जीवन था वो प्रभावित हुआ था ईसाई मिशनरियों के क्षेत्र, ईसाई मिशनरियों के घुसपैठ से। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस चीजों को, आप ऐसे ही लिखना। हम मेरा समझाने का तरीका कुछ अलग है, हम यहाँ लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ करके आपको शॉर्टकट में समझा रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको वीडियो पॉज करके नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि चुआर विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चुआर विद्रोह किया किसके द्वारा गया था। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि चुआर विद्रोह चुआर जनजातियों के द्वारा ही किया गया था। यानी खास करके हम बात जाने तो ये जो चुआर विद्रोह है एक खास जनजातियों के द्वारा किया गया था, और वो जो जनजाति था वो चुआर ही जनजाति था। ठीक है, और ये जो जनजाति था वो अंग्रेजों की लगान व्यवस्था के खिलाफ यह विद्रोह किया था। यह विद्रोह, इस विद्रोह का जो नायक थी वो रानी शिरोमणि देवी थी। फिर उसके बाद आगे चल के राजा जगन्नाथ भी हो जाते हैं, और अंत में गंगा नारायण भी होते हैं। ठीक है, इस विद्रोह से बाध्य होकर कंपनी ने जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था की स्थापना की। आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि चुआर विद्रोह का प्रभाव क्या पड़ा। तो चुआर विद्रोह का प्रभाव यही पड़ा, यहाँ पे शांति व्यवस्था बनाने के लिए कंपनी जो थी वो घटवाली पुलिस व्यवस्था, यानी यहाँ से पुलिस व्यवस्था की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो ये पहला आपको प्रभाव देखने को मिल जाता है। दारोगा के रूप में गैर आदिवासियों के स्थान पर स्थानीय लोगों को नियुक्त किया गया। देखिए यहाँ पे दारोगा किसे नियुक्त किया गया, जो आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उन्हीं को नियुक्त किया गया। क्यों नियुक्त किया गया, क्योंकि वे इन चीजों से अच्छे तरीके से परिचित हैं, उनके पास जानकारी है। और अगर गैर लोगों के साथ किया जाता या गैर लोगों को दारोगा के रूप में नियुक्त किया जाता तो वो वहां पे नहीं टिक पाते। ठीक है, इसी वजह से दारोगा के रूप में गैर आदिवासी के स्थान पे स्थानीय लोगों यानी आदिवासी को ही नियुक्त किया गया। जंगल महाल जिला भी बनाया गया। तो ये चीज आपको परिवर्तन देखने को मिला, इसका प्रभाव था कब, चुआर विद्रोह होने के बाद। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना था। अगला क्वेश्चन आता है कि चेरो विद्रोह पर एक टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी कहने का मतलब यहाँ पे आपको निबंध लिखने के लिए भी कहा जा सकता है कि चेरो विद्रोह पर एक निबंध लिखिए। निबंध का मतलब तो आप समझते ही होंगे, क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट जो हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको लिखिएगा। चलिए हम यहाँ पे लिखे, उसको पहले आप डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि चेरो विद्रोह चेरो जनजातियों के द्वारा किया गया था। देखिए ज्यादा जो विद्रोह है वही जनजाति से रिलेट करते हैं जो विद्रोह किया गया है। जैसे अभी हमने चुआर विद्रोह बताया तो वो चुआर जनजाति से था। मुंडा विद्रोह आप मुंडा जनजाति से आप देखेंगे। संथाल विद्रोह संथाल जनजाति से देखेंगे। ठीक उसी प्रकार से जो चेरो विद्रोह है ये भी चेरो जनजातियों के द्वारा ही किया गया था। यह जो जनजाति है, अगर आप इसकी स्थिति देखें ये कहाँ कहाँ निवास कर रही है, तो आप देखेंगे कि ये जो जनजाति है वो बिहार में पलामू क्षेत्र में निवास करती है। बिहार एवं पलामू क्षेत्र में निवास करती है। यह जो विद्रोह है वो चेरो राजा के अत्याचारों के खिलाफ हुआ था। देखिए ये अपने राजा के खिलाफ ही ये विद्रोह किया गया था, चेरो विद्रोह। ठीक है, चेरो राजा जो थे उनके अत्याचार के खिलाफ ही क्या हुआ था, विद्रोह किया गया था। उस समय अगर विद्रोह की बात करें तो चेरो राजा जो थे उनका नाम था चुड़ामन राय। क्या नाम था, चुड़ामन राय। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, कि चेरो विद्रोह के समय चेरो जनजाति के राजा कौन था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे चुड़ामन राय। और ये जो चुड़ामन राय था वो अंग्रेजी सरकार का समर्थक था, यानी अंग्रेजों का ये समर्थन करता था। उनकी नीतियों के विरुद्ध 1800 में हुसन सिंह ने चेरो लोगों को नेतृत्व प्रदान किया। यानी जो यहाँ पे अंग्रेजी जो नीति चल रहा था चुड़ामन राय के द्वारा जो यूज किया जा रहा था, जो इस्तेमाल किया जा रहा था, इसी नीति के विरुद्ध में भूषण सिंह सामने आते हैं और ये 1800 ईस्वी में क्या करते हैं, चेरो लोगों को नेतृत्व करते हैं और वो खुला विद्रोह की आह्वान कर देते हैं या आगाह कर देते हैं। चुड़ामन राय इस विद्रोह में असमर्थ रहा। यानी जब ये चेरो विद्रोह हुआ तो इस समय जो चुड़ामन राय था वो अपने आप को असमर्थ पाता है इस युद्ध में और सरकारी सहायता की मांग करता है। अब यहाँ पे सरकारी सहायता की मांग का मतलब क्या है,
तो वो अंग्रेजी सेना से क्या करता है, अंग्रेजी सेना से क्या करता है, वो सहायता मांगता है इस युद्ध को जीतने के लिए। और उस समय कर्नल जोन्स के नेतृत्व में क्या होता है, सेना को कंपनी भेज देता है। और ये जो सेना के द्वारा, ये जो सेना आता है कार्लसन के द्वारा, ठीक है, कर्नल जोन्स के द्वारा, कार्लसन नहीं, कर्नल जोन्स के द्वारा जो सेना आता है वो बहुत बुरी तरीके से इस विद्रोह को दबा देता है, ठीक है। और सन 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को फांसी दे दी जाती है। और फिर इसके बाद ये विद्रोह रुकता नहीं है, फिर आगे अगले जनजाति के द्वारा ये विद्रोह फिर से जारी रहता है। तो आप ध्यान रखेंगे, इसका टिप्पणी हमने इसी तरीके से लिखा। पहले इसके बारे में बताया कि ये जो चेरो विद्रोह था वो था क्या, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन से शासक था, इसमें आखिर विद्रोह होने का कारण क्या था, अंत में इसका क्या परिणाम निकला। तो सारी चीजों को हमने आपको डिस्कस किया है। आप लोग वीडियो पॉज करके इसे जरूर नोट कर लीजिए। अब बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का क्या कहता है कि तमार विद्रोह का परिचय दीजिए। यानी कहने का इसका मतलब क्या है कि जो तमार विद्रोह था उसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, इसमें हुआ क्या था, ठीक है, ये कौन से जनजाति के द्वारा किया गया था, ये सारे चीज आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, बताना है। तो देखिए हमने लिखा है यह जो विद्रोह होता है वो 1789 ईस्वी में होता है। और ये कहाँ से होता है, छोटा नागपुर के उराव जनजाति के द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो उराव जनजाति के द्वारा होता है। कहाँ पे, छोटा नागपुर, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें तो विद्रोह का कारण क्या होता है, तो ये जमींदार के शोषण के खिलाफ होता है। यानी वहां के जो जमींदार लोग थे वो बहुत ज्यादा शोषण कर रहे थे लोगों का। इतिहास में यह विद्रोह तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, उराव जनजाति के द्वारा किया जाने वाला जो विद्रोह है उसी को तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह जो विद्रोह है, ठीक है, यह जो विद्रोह है वो 1794 ईस्वी तक चलता रहा। यानी 1789 से स्टार्ट हुआ और 5 साल तक चला, 1794 तक। लेकिन अंग्रेजों की सहायता से इसे बहुत ही क्रूरता पूर्वक तरीके से दबा दिया गया। यानी अंग्रेजों ने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्रूर रूप अपना दिखाया है और क्रूर रूप दिखाने के कारण ही इस युद्ध को दबा दिया गया है। फिर भी विद्रोह की अग्नि समाप्त नहीं हुई। आगे चलकर उरावों ने मुंडाओं और संथालों के साथ मिलकर विद्रोह किया। यानी जो कोई भी विद्रोह हुआ है वो जब तक विद्रोह हुआ है तब तक कि भारत पूर्ण रूप से आजाद न हो जाए, ठीक है। वो किसी न किसी जनजाति से मिलकर के अपना युद्ध को जारी ही रखा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उराव जो जनजाति था वो मुंडाओं से मिलकर के, संथालों से मिलकर के अपना विद्रोह को जारी रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से तमार विद्रोह का परिचय हमने आपको यहाँ पे दे दिया। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि उड़ीसा में चक्र बिसोई की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चक्र बिसोई कौन था, उसका जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए हमने लिखा है कि चक्र बिसोई कंद जनजाति का एक आदिवासी था। कौन से जनजाति का, तो एक कंद। ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि चक्र बिसोई का संबंध किस जनजाति से है, ठीक है। तो आप बताएंगे कि ये कंद जनजाति से है, जिसका जन्म कहाँ पे होता है, घुमसार के ताराबाड़ी नामक गांव में होता है। ध्यान रखना, कहाँ, घुमसार के ताराबाड़ी नामक गांव में हुआ है, ठीक है। कंद आदिवासी जो था वो विशाल पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। जो आज के समय में देखेंगे तो आप ये तत्कालीन जो प्रांत है मद्रास, वहां देखने को मिलेगा और बंगाल में देखने को मिलेगा। इस जाति में विपत्तियों एवं आपदाओं की मुक्ति प्राप्त करने के लिए मरिया प्रथा का चलन था। मरिया प्रथा का मतलब क्या होता है, बालकों का बलि, किसका, बालकों का बलि यहाँ पे दिया जाता था। और ये जो मरिया प्रथा था ये खास करके आपको कहाँ देखने को मिलता था, ये उड़ीसा क्षेत्र में आपको देखने को मिलता था, ठीक है। और इसी का विद्रोह करता है, इसी का जो विरोध करता है वो अंग्रेजी सरकार करता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना इस चीज को। सन 1837 में देखिए हमने लिखा भी है कि सन 1837 में ब्रिटिश सरकार ने इसे रोकने का भरसक प्रयास करता है। उस समय कब, जब 1837 में ब्रिटिश सरकार इसे रोकने का प्रयास करता है तो उस समय चक्र बिसोई नामक नेता इसका विरोध करता है। क्या करता है, वो विरोध करता है, यानी कहता है कि आप इसको रोक नहीं सकते। उसने अंग्रेजों पर आदिवासियों के सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं के हस्तक्षेप का आरोप लगाया और उनका प्रबल विरोध किया।
क्या किया, उनका प्रबल विरोध किया। किनका, ब्रिटिशों का यानी अंग्रेजों का। सन 1857 ईस्वी की क्रांति में चंद आदिवासियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य संचालन भी किया। तो चक्र बिसोई का जो मुख्य भूमिका था वो ये था विद्रोह करने में, कि उनका जो सामाजिक एवं धार्मिक जो प्रथा है उस पर आदिवासी हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। हम स्वतंत्र हैं, हम अपने तरीके से रहेंगे, ये चक्र बिसोई अपने जनजाति क्षेत्रों के या अपने आदिवासी लोगों से कहता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार है वो इसको रोकने का प्रयास करता है, तो ये जो विरोध है वो विद्रोह में बदल जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, जिसमें कहता है कि आदिवासियों के क्षेत्रवादी आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। देखिए इसका उत्तर हमने इस तरीके से लिखा है, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सारे चीजों को बताना है। तो देखिए हमने लिखा है कि सभी जनजाति जो विद्रोह हुए हैं वो औपनिवेशिक नीतियों के परिणाम थे, यानी जो जो उपनिवेशिक नीतियां थी उन सभी के विरोध में विद्रोह हुए हैं, क्योंकि उनका जो नीति था वो सही तरीके से नहीं था, जिसमें आदिवासी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र, वो सभी आपस में या अपने आप को एक सहज परिस्थिति में नहीं पाते हैं और इस कारण से वो विद्रोह करते हैं। ठीक है, सरकारी नीतियों ने आदिवासियों को दरिद्र बना दिया। क्या बना दिया, दरिद्र बना दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जंगल और जमीन भी छीन लिया गया। समय समय पर आदिवासियों ने इसका प्रतिकार अवश्य लिया। जब जब उनसे जमीन छीना गया, जब जब उनसे जंगल छीना गया, तो आदिवासियों ने इसका डटकर मुकाबला किया है और अपने मांग को या अपने अधिकार छीनने के अपने अधिकार को छीन जाने पर वो भरसक प्रयास करते रहे कि हम इसे प्राप्त करते रहे। सरकार से उन्हें कुछ सहूलियत भी मिली है। कब मिली है, अब। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में ही जनजातियों के लिए शिक्षा एवं आरक्षण की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान की धारा 342 में जनजातियों को कमजोर वर्ग मानकर उन्हें आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। भारत 1947 में औपनिवेशिक राज्य की समाप्ति के पूर्व तक उनकी स्थिति में विशेष कोई परिवर्तन नहीं आया, परंतु स्वतंत्र भारत में उनके जीवन में तेजी से बदलाव आया है। तो आप देख सकते हैं कि आदिवासियों के क्षेत्रवादी आंदोलन का परिणाम क्या हुआ कि अब वो अच्छे से रह पा रहे हैं, उनको कुछ अधिकार दिया गया है, उनको शिक्षा एवं आरक्षण की व्यवस्था दी गई है जब भारत स्वतंत्र होता है। तो इस तरीके से उनका जो क्षेत्रवादी आंदोलन था उनका रिजल्ट इस तरीके से आया कि अब उन पर कोई विदेशी हमला या किसी तरीके से कोई हमला नहीं किया जा सकता है, या उनको किसी भी चीज से छीना नहीं जा सकता, जबरदस्ती उसको कहीं से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस का आंसर समझ में आया होगा। अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।